हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करी जाए। जो लोग आ गए हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं आए हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर दें कि क्लास आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रारंभ हो रही है। फटाफट सारे लोग आ जाएंगे। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है। कई सारी बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। जो लोग लाइव हैं वो जानते होंगे कि यूपी पीएससी एई की वैकेंसी अनाउंस हुई कल। यूपी पीएससी एई में नई वैकेंसी है। जो लोग बीटेक होल्डर्स हैं दे कैन फिल द फॉर्म फॉर यूपी पीएससी एई। और ये मान के चलिए कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू वैकेंसीज बहुत जल्द अनाउंस होने वाली हैं। परसों वाली क्लास में 12 तारीख वाली क्लास में मैंने आपसे बोला था ना कि एई की वैकेंसी आने वाली है यूपी में। हाँ, छत्तीसगढ़ पीएससी में आ चुका है और मैंने आपसे कहा था कि देखिए 2-3 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा यूपी पीएससी ए की वैकेंसी। और आप देखिए वैकेंसी अनाउंस हुई ना, तो सभी स्टेट्स में वैकेंसीज आएंगी। आप जान लीजिए यूपी में तो धुआंधार वैकेंसी आएंगी। एई की वैकेंसी आ गई है, जेई की वैकेंसी भी बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, ये मान लीजिए। तो जो लोग बीटेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो तो एई के लिए प्रिपेयर करें ही करें। और जो लोग बीटेक होल्डर्स नहीं हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बना के रखिए ताकि बहुत जल्द जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होती है आप तुरंत एई वाली जेई वाली वैकेंसी को क्रैक कर सकें। ठीक है बच्चों। तो कितने लोग लाइव हैं एक बार सब लोग थम्स अप करके बता दीजिए। अभी मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि क्लास हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। सर, यूपी आर्नल जेई का एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट मैं एकदम फिक्स बता रहा हूँ। ऐसी डेट बता रहा हूँ कि आप एकदम जानेंगे, चौंक जाएंगे। सारे एग्ज़ाम्स इलेक्शन से पहले होंगे। अब एग्जैक्ट डेट क्या होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ जान लीजिए कि सभी एग्जाम्स इलेक्शन के पहले हो जाएंगे। इवन वैकेंसी क्लियर भी हो सकती है आपका एग्जाम से पहले ही हो जाए, इलेक्शन से पहले ही हो जाए। ठीक है ना? ठीक है। तो इसलिए ना प्रिपेयर रहना है आपको, पहले से आपको प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं होना है कि जब वैकेंसी अनाउंस हो गई उसके बाद आप प्रिपेयर करना शुरू करें, तब आपको दिक्कत होगा। आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। गुड आफ्टरनून अजय, गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन। गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है, मैं एक बार फाइनली शेयर कर देता हूँ ग्रुप में लिंक, ताकि बच्चे जो भी जुड़ना चाहते हो जुड़ जाएंगे। तब तक आप लोग पहला सवाल देखिए, पहला प्रश्न देखिए। आप क्या क्वेश्चन है, पहला पहला सवाल लगाने का प्रयास करिए तब तक आप लोग। ठीक है। लेमिनार फ्लो से संबंधित सवाल है, पीएसयू का क्वेश्चन है। लगाइए, इसका मतलब क्या हुआ बताइए भाई। चलिए, चलिए बच्चों, तो क्लासेस प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। लेमिनार फ्लो के बारे में कहा जा रहा है कि लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी क्या होती है, कैसे होती है, इस पे डिस्कशन हो रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि लेमिनार फ्लो में क्या होता है, कैसे होता है। एक बार आप लोग सवाल देख लीजिए। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो, हाय हेलो।
चलिए पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर क्या होगा। लेमिनार फ्लो की बात हो रही है तो कह रहा है कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट वेरिंग इन डायरेक्शन। ये तो एकदम गलत बात है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए ना, तभी तो लेमिनार फ्लो होगा। लेमिनार का मतलब क्या है बच्चों, लेमिनार का मतलब है कि ऐसा फ्लो जो किसके फॉर्म में होता है, फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेमिना, फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेमिनाज, लेमिना के फॉर्म में फ्लो होना चाहिए। तो लेमिना कब बनेगा, लेमिना तब बनेगा जबकि ये डायरेक्शन भी सेम हो, इस तरह की डायरेक्शन हो और इसी तरह का आपका कांस्टेंट वेलोसिटी हो। क्या वेलोसिटी अगर कम ज़्यादा हुई तो ये जो पार्टिकल्स है ना ये आगे पीछे हो जाएंगे, और अगर जो है इसका डायरेक्शन ये न रहा, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज होते ही क्या हो जाएगी, वहां पे टर्बुलेंसी क्रिएट हो जाएगी। सो यू हैव टू अवॉइड द टर्बुलेंसी क्रिएटेड इन द फ्लो। तो उस कंडीशन में सही आंसर की तरफ कौन सा ऑप्शन जा रहा है, बी ऑप्शन जा रहा है, कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन द डायरेक्शन। कांस्टेंट इन डायरेक्शन बट वेरिंग मैग्नीट्यूड, ये भी गलत है और ये तो गलत है ही है। तो ए का ऑप्शन क्या हो गया, ए का ऑप्शन हो गया बी पार्ट, फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, in the laminar flow through the circular tube the Darcy-Weisbach friction factor depends only on the Reynolds number and these two are related। इसके बारे में डार्सी वेसबैक फ्रिक्शन फैक्टर के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है, आपको ये तो चीज़ें धीरे धीरे रट गई होंगी। अगर नहीं रटी हैं तो आप स्क्रीन पे देखिए और धीरे धीरे इनको पढ़ते पढ़ते याद करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो फॉर्मूले के रूप में आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूले का रूप है, फॉर्मूले का फॉर्म है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको रट जाने चाहिए। उसी तरह का एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर होगा डी ऑप्शन 64/RE, और यहां से 64/RE, ठीक है ना। यहां से एक चीज और मालूम हुई ना आपको, क्या, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछता है कई बार कि फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। रेनॉल्ड नंबर से कोरिलेट कर रहा है, सीधे सीधे कोरिलेट कर रहा है रेनॉल्ड नंबर से। तो फ्रिक्शन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रेनॉल्ड नंबर से भी कोरिलेट करता, डिपेंड करता है। आइए, The velocity distribution at any section of pipe for steady laminar flow। बताइए भाई, किसके लिए आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि स्टीडी लेमिनार फ्लो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ लेमिनार फ्लो लिख दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है सिर्फ लिख देते हैं लेमिनार फ्लो, और कभी कभी लिख देते हैं स्टीडी लेमिनार फ्लो। तो आप ना कंफ्यूज मत होना कि ये स्टीडी लेमिनार फ्लो क्या है और ये लेमिनार फ्लो क्या है, इसमें आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, दोनों चीजें सेम हैं। आज एक अनाउंसमेंट भी है सारे बच्चों के लिए, 4 बजे एक अनाउंसमेंट भी करूंगा मैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून सार्थक, गुड आफ्टरनून। तो आज एक अनाउंसमेंट भी है 4 बजे, हम लोग आपको एक नई सूचना भी मैं आपको दूंगा कि हम जो है ऑफलाइन बैचेस भी प्रारंभ कर रहे हैं, और हमारी क्या प्लानिंग है उसको लेकर के भी हम आपसे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो इन सब चीज़ों को परेशान मत होइए कि स्टीडी लेमिनार लिखा है कि लेमिनार लिखा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर 3 का आंसर क्या होगा बताइए, 3 का आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी सी पार्ट। ओके, तो देखिए ये सारे सवाल धीरे 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 करके आपको रट से गए हैं ना, और यही उद्देश्य है कि हम बार बार प्रैक्टिस करके एक दिन में, पहली बार इसको आपको बड़ा ये भारी भरकम चीज़ लगा होगा कि ये क्या चीज़ है, हम कैसे पैराबोलिक होगा कैसे नहीं होगा, फिर हमने डिस्कस करते करते बार बार सवाल लगाते लगाते कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेते लेते अब जा करके आपको रट गया होगा कि भैया कहाँ पैराबोलिक होगा, कहाँ लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा तो वो क्यों पैराबोलिक होगा, लीनियर होगा तो वो क्यों लीनियर होगा। ये सारी बातें आपको पता चल गई हैं मुझे लगता है, बोलो भाई। कहाँ शियर स्ट्रेस पैराबोलिक होता है, कहाँ वेलोसिटी पैराबोलिक होता है, ये सब पता चल गया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई 4 का आंसर क्या होगा। 4 में देखिए एक बात देखने लायक है कि यहाँ ओपन चैनल की बात हो रही है, यहाँ पर पाइप फ्लो की बात नहीं हो रही है।
ये सवाल लगाते समय बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन देखते हैं और सीधे पाई फ्लो, जो कि रेनॉल्ड नंबर वाला फॉर्मूला उनको याद होता है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम है तो फ्लो लैमिनार होगा, और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से बड़ी है लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से छोटी है तो ट्रांजिशन फ्लो होता है। ट्रांजिशन का मतलब है इट में बी लैमिनार और इट में बी टर्बुलेंट। लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से बड़ी है तो वो हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो यही आप अमूमन रटे होते हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सवाल को लगाते समय ओपन चैनल फ्लो की बात हो रही है तो चीज़ें यहाँ पर बदल जाएंगी। क्या बदल जाएंगी? जी हाँ, 500 का मानक तय होगा। यानी कि अगर आप लेमिनार फ्लो की बात कर रहे हो, लेमिनार फ्लो की अगर आप बात कर रहे हो, वो भी कहां पर? ओपन चैनल फ्लो पर, तो यू द आंसर शुड बी 4 का डी ऑप्शन, 4 का डी पार्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेमिनार फ्लो को आप कैसे करेक्टराइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसका मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है लेमिनार फ्लो का? 5वें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है। बताइए भाई, ट्राई करिए, 5वें का आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए? एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो। अभी बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, 27 आर वॉचिंग राइट नाउ। शेयर कर दीजिए। और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है कि वी आर लॉन्चिंग आर ऑफलाइन बैचेस। तो जो आपके जूनियर्स हों आप उन तक हमारा संदेश पहुंचाइएगा कि हम ने ऑफलाइन बैचेस लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। 16 अगस्त से हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच लॉन्च हो रहा है। 16 अगस्त से हम ऑफलाइन कोचिंग ओपन हो जाएंगे सारी, तो हमारे ऑफलाइन बैच भी लॉन्च हो रहे हैं। तो जितने लोग भी हैं आप अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, आप में से कोई करना चाहे अगर बैच, तो हमारे सलोरी सेंटर और हमारे बालसन सेंटर दोनों जगह हम लोग ऑफलाइन बैचेस आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, लेमिनार फ्लो को आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे उसका पहचानेंगे? तो 5 का आंसर काफ़ी लोग सी पार्ट कह रहे हैं, सी पार्ट कह रहे हैं। अच्छा, फ्लूइड पार्टिकल्स, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एडीज। अच्छा, एडीज का मतलब समझते हो ना, एडीज है इसका मतलब टर्बुलेंट फ्लो है। एडीज का मतलब ये है कि टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है ना। इरेगुलरिटीज, इरेगुलर मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, बिल्कुल नहीं। अभी आपने देखा कि लेमिनार में चाहे आपका डायरेक्शन हो, लेमिनार में चाहे आपका डायरेक्शन हो, डायरेक्शन के साथ साथ चाहे क्या हो आपका, चाहे आपकी वेलोसिटी हो, किसी प्रकार की कोई इरेगुलरिटी नहीं पाई जाती है, बल्कि दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बात समझ में आया ना। ऑनलाइन बैच भी चलता रहेगा, ऑफलाइन बैच भी चलेगा। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेस रन करेंगे। ऑनलाइन में भी अब हम लोग पेड बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं आपको फुल कोर्स के लिए, जो फुल कोर्स है। बाकी हमारा जो क्रैश कोर्स है वो तो फ्री चलता रहेगा। जो कंप्लीट बैच है वो भी हमारा ऑनलाइन का लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा ऑफलाइन में हमारा फुल बैच भी लॉन्च हो रहा है। वो आप उसको अपने जूनियर्स को बता सकते हैं, वो कर सकते हैं अगर आपने कोचिंग पहले कर रखी है तो। सी, तो ये गलत हो गया आपका, इसमें गलत हो गया। इरेगुलरिटी के कारण फ्लूइड पार्टिकल मूविंग इन अ लेयर पैरेलल टू द बाउंड्री सरफेस, ये बिल्कुल सही बात है। इट्स अ स्पेस कोऑर्डिनेट, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो 5 का आंसर क्या होना चाहिए आपका? सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। अब आप धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के सहज होते चले जा रहे हैं, फटाफट आपके आंसर आ रहे हैं। एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सब बातें समझ में आ रही हैं। मैंने आपसे बताया था ना कि मैं नहीं अवेलेबल रहूँगा कल मैं अवेलेबल नहीं था, और आज मैं अभी जस्ट घर से आ रहा हूँ, लेकिन चूंकि क्लास लेना था, आपसे वादा था, तो मैं क्लास में उपस्थित हुआ और आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, एक बार सब लोग थम्स अप करके बताइए कि हाँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हाइड्रोलिक्स के भी करेंगे, एक हाइड्रो टरबाइन के भी करेंगे, पंप के भी करेंगे, और आज कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में भी। आपने इम्पैक्ट ऑफ जेट का नाम सुना होगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस इम्पैक्ट ऑफ जेट के भी करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं बच्चों कि हर एक क्लास करिए, 2-4 क्वेश्चन हर क्लास में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए श्योर
एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स को बढ़ाने का काम करेंगे। दिनेश पांडे जी, रीजनिंग एक्सपर्ट दिनेश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिनेश पांडे जी बहुत बढ़िया रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना होगा तो दिनेश जी हमारे यहाँ भी रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप क्लास में आए, थैंक यू सर, थैंक यू। रीजनिंग के बहुत शानदार फैकल्टी हैं दिनेश जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जेट पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक जो मैं कराने जा रहा हूं आज। आप देखिएगा, एई का क्वेश्चन है और जेई में आने की भरपूर संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? कह रहा है इफ एच इज द टोटल हेड, इफ एच इज द टोटल हेड, एच जो है क्या है? एच आपका टोटल हेड है, एंड इनलेट एट इनलेट, एंड स्मॉल इज द हेड लॉस, स्मॉल एच इज द हेड लॉस, लॉस्ट क्या? हेड लॉस कह सकते हैं आप इसको, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस है। द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसमिशन थ्रू अ स्ट्रेट पाइप, कोई एक पाइप है तो इसके थ्रू जो इफिशियंसी आएगी, इफिशियंसी की वैल्यू कितना होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन ना दिख रहा हो तो मैं साइड हो जाता हूं, एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। आपसे पूछ क्या रहा है, ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन को निकालना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट। हालांकि ये फॉर्मूला से मैं बहुत संतुष्ट नहीं होता हूं, और मैं क्या बोलता हूं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट नहीं समझ में अभी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ऐसा इतना बहुत डिटेल की यहाँ जरूरत भी नहीं है। अगर आपको आउटपुट अपॉन इनपुट का आइडिया है तो भी एफिशिएंसी के फॉर्मूले को हम समझा सकते हैं आपको। तो बताइए आउटपुट क्या मिलेगा? अब ध्यान से समझिएगा जरा। यहाँ पर एक पाइप है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाइप है। अब यहाँ से आउटपुट पे हेड कितना मिल रहा है? बताइए आउटपुट पे हेड कितना मिल रहा है? आउटपुट पे हेड एच मिल रहा है, मिलना चाहिए। आउटपुट पे इनपुट पे हेड कितना दे रहे हैं आप? इनपुट पे हेड कितना दे रहे हैं? इनपुट पे हेड कितना है आपके पास? एच है। आप क्या चाहते हैं? आप तो यही चाहेंगे कि आउटपुट पे भी हेड कितना मिल जाए? एच। लेकिन स्मॉल एच का हेड लॉस हो गया, स्मॉल एच का क्या हो गया? हेड लॉस हो गया, ठीक है ना। तो आउटपुट पे क्या मिला? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और इनपुट में क्या दे रहे थे आप? एच। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए पार्ट। बोलो भाई, आंसर समझ में आया कि नहीं? रटना तो नहीं पड़ेगा। हाँ जी, एई का नोटिफिकेशन आ गया है, यूपी पीएससी एई में वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूपी पीएससी एई लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, हो गया है, फॉर्म भर सकते हैं आप। आई थिंक 271 वैकेंसी है शायद ना, 271 वैकेंसी है। तो 271 इज अ लार्ज नंबर। एक एक वैकेंसी का बहुत महत्व होता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन। बात समझ में आ रहा है ना। तो एई की वैकेंसी भी लॉन्च हो चुकी है। हम लोग एई का भी ऑफलाइन बैच चलाएंगे, एई का हम एक लॉन्च करने वाले हैं बैच, चूंकि ऑनलाइन में अभी संभव नहीं है, और ऑनलाइन में हम सपोर्ट करते रहेंगे आपका, लेकिन ऑफलाइन में हम एक कंप्लीट बैच चलाने जा रहे हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली एई के लिए क्लासेस कराएंगे आपको। और एई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जान लो जो लोग बीटेक नहीं है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जेई के भी वैकेंसी अनाउंस होने वाली है। हाँ, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है ना? बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट तो नहीं है? 6 सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए। डू यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन नंबर 6? इफ यू डोंट हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट करके थम्स अप करके मुझे बताइए कि हाँ भैया 6 क्लियर है। 6 लगाने से पहले ये फंडा समझ में आया कि नहीं? ये फंडा समझ में आया ना? क्या है? बहुत सिंपल है कि हमें जो है एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट करना है। आउटपुट क्या मिल रहा है? मिलना तो एच चाहिए था, लेकिन लॉस हो गया ना, माइनस एच का, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच।
अपॉन से इनपुट क्या मिल रहा है, कैपिटल एच। तो ये हुआ आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, और हमारा आंसर आ गया ए ऑप्शन, एप्पल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी देखिए यूपीपीएससी में एई की वैकेंसी आई है, और छत्तीसगढ़ में भी पीएससी में एई की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है भाई लोग। ठीक है ना, इसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं, इसका फॉर्म यूपी वाले भी भर सकते हैं, यूपी वाले भैया लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। यूपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी और अदर स्टेट में भी वैकेंसी फटाफट अनाउंस होने वाली है, इस बात के लिए तैयार रहिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। अमूमन धनंजय यादव, आप क्या कह रहे हैं एक बार और मुझसे फिर से पूछे तो क्या ये समझ नहीं है सवाल? क्वेश्चन नंबर 6 के 7 किस सवाल में दिक्कत है बेटा, आप कमेंट में लिखो, समझाता हूं मैं। ये क्वेश्चन जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस का है। किसका क्वेश्चन है? डायमेंशनल एनालिसिस का है। ठीक है, जिसमें हम अमूमन 2-3 चीजें पढ़ते हैं, 3 तरह की सिमिलरिटी पढ़ते हैं। असल में पढ़ते क्या है हम पढ़ते हैं मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बारे में, मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बारे में पढ़ते हैं। और मॉडल एंड प्रोटोटाइप में हम लोग क्या खोजते हैं? मॉडल एंड, धनंजय आप बताओ किस क्वेश्चन में दिक्कत है? छठे क्वेश्चन दिक्कत है क्या बेटा? धनंजय बताओ आप। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं, मॉडल एंड प्रोटोटाइप में। और मॉडल एंड प्रोटोटाइप में हम एक चीज खोजते हैं जिस चीज का होना बहुत जरूरी है, और उस चीज का नाम है सिमिलरिटीज। क्या खोजते हैं? सिमिलरिटीज खोजते हैं, सिमिलरिटीज। तो पहली सिमिलरिटी कौन सी है, दूसरी सिमिलरिटी कौन सी है, तीसरी सिमिलरिटी कौन से है? पहली सिमिलरिटी जो होती है वो होती है, बताइए, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी। 3 तरह की सिमिलरिटी हम पढ़ते हैं। पहली होती है ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, और दूसरी होती है काइनामेटिक सिमिलरिटी, और तीसरी होती है डायनामिक सिमिलरिटी। तीन तरह की सिमिलरिटीज होती हैं। अब यहां पे जो क्वेश्चन आया है वो किसके बारे में आया है? क्वेश्चन जो आया है वो आया है आपके काइनेमेटिक सिमिलरिटी के बारे में। तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी आप कैसे अचीव करेंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना, बताया क्या धनंजय ने? अच्छा, आ गया समझ में, ओके वेरी गुड। चलो, हाँ, तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी कैसे मिलेगा आपको, बताइए भाई? मोशन से मिलेगा, यानी 7 का सी पार्ट आप लोग कह रहे हैं। जी हाँ, काइनेमेटिक शब्द का मतलब ही किससे है? मोशन से है ना। मैंने कई बार इस शब्द पे बड़ा डिस्कशन किया है, कई बार मैंने इस शब्द पे बहुत डिस्कस किया है कि काइनेमेटिक वर्ड का मतलब ही किससे है? मोशन से है। हाँ, काइनेमेटिक वर्ड का मतलब ही किससे है? मोशन से है। ठीक है, तो 7 का क्या होना चाहिए? डी। और अगर यहाँ डायनेमिक सिमिलरिटी होती तब डायनेमिक सिमिलरिटी में हम डिस्चार्ज भी पढ़ लेते। बात समझ में आए ना? ठीक है, अगर हम डायनेमिक सिमिलरिटी की बात करें फोर्स पढ़ लेते हैं। अगर हम ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की बात करें, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लेंथ पढ़ सकते हैं, ब्रेड्थ पढ़ सकते हैं, हाइट पढ़ते हैं, वॉल्यूम पढ़ते हैं, एरिया पढ़ते हैं। हाँ, करा देंगे दीपक, बिल्कुल करा देंगे। ठीक है ना। और अगर हम काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात करें, अगर हम काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात करें तो काइनेमेटिक सिमिलरिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक सिमिलरिटी में हम लोग फोर्सेस को सिमिलरिटी की बात करते हैं, सॉरी मोशन की सिमिलरिटी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं मोशन के बारे में। और इसी तरह से डायनेमिक सिमिलरिटी होती है, तो डायनेमिक सिमिलरिटी में हम क्या करेंगे? हम इसमें फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, उनको सिमिलर करने का प्रयास करेंगे ना। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मैंने आपसे बोला है ना कि डायमेंशनल एनालिसिस से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रेनॉल्ड नंबर हो, रेनॉल्ड नंबर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैक नंबर पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आइलर नंबर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, और किस पे आ सकता है? फ्रॉड नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉड नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी नंबर पे आएगा, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है।
आपके डायमेंशनल एनालिसिस पे, मॉडल पे, प्रोटोटाइप पे, डेफिनेशन पे पूछ लेगा, कुछ न कुछ इस तरह से पूछता है। मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं डेफिनेशन के फॉर्म में आपसे पूछी जाती हैं। सो यू शुड बी वेरी मच रेडी कि कुछ भी पूछ ले आप बता ले जाएंगे उसको। फ्रॉड नंबर के बारे में मैंने बताया है आपको कि देखो जितने भी डायमेंशन लेस नंबर होते हैं, जितने भी डायमेंशन लेस नंबर होते हैं वो सब इनर्शिया फोर्स और किसी दूसरे फोर्स का रेशियो होते हैं। जितने भी डायमेंशन लेस नंबर्स होते हैं, जितने भी डायमेंशन लेस नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो रेशियो होते हैं। रेशियो किसके किसके होते हैं, एक तो आपका होता है इनर्शिया फोर्स, एक आपका होता है इनर्शिया फोर्स, और दूसरा जो है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, वो किसी न किसी दूसरे फोर्स के रेशियो होते हैं। अब याद कैसे करना है, देखो जरा अभी समझ में आएगा। फ्रॉड नंबर याद कैसे करना है, अब देखो फ्रॉडगिरी करोगे, अगर फ्रॉडगिरी करोगे, फ्रॉड करोगे, अगर गड़बड़ करोगे तो क्या हो जाओगे, फॉल डाउन हो जाओगे, गिर जाओगे। लोग जो है हाँ नीचे गिरेंगे। फ्रॉड, जो आदमी फ्रॉड करता है, जो आदमी गड़बड़ काम करता है वो क्या करता है, वो नीचे गिर जाता है। क्या करेगा, नीचे गिर जाता है। भाई जो फ्रॉडगिरी करेगा मार खाएगा तो नीचे तो गिरेगा ना, तो फ्रॉडगिरी करने पे आदमी नीचे गिर जाता है। तो डायमेंशन लेस नंबर जो है इनर्शिया फोर्स अपन कोई नंबर होते हैं। अगर फ्रॉड नंबर की बात करी जा रही है तो फ्रॉड नंबर क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण भी फॉल डाउन होता है। तो याद करने में आपको आसानी हो सकती है कि ग्रेविटी से भी फॉल डाउन होता है। तो फॉल डाउन का संबंध किससे आ गया, फ्रॉड नंबर से। अरे ये रटने में आसान हुआ ना, थोड़ा सा याद हो जाएगा आसानी से ना आपको। ठीक है, तो तुरंत इसको आप देखो, जहां ग्रेविटी फोर्स दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर सही से ही हो गया, बी ऑप्शन। अच्छा बताओ जरा, बाकी लोग बताओ जरा, समझ में आया ना? एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो समझ में आ रहा है आप लोगों को, बोलो। आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम है तो आपके कमेंट जो आएंगे वो मेरी एनर्जी बढ़ा देंगे, क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार दौड़ भाग में रहा हूं, तो थोड़ी सी ऊर्जा जो है मुझे कम महसूस हो रही है। लेकिन आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका जो दिल बना के भेजना, आपके थम्स अप, वो मुझे बताएंगे कि मेरी ऊर्जा जो है वो आप तक पहुंच रही है। ठीक है, आज जो है इम्पैक्ट ऑफ जेट पर 1-2 अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, अभी बस वो लगवाने वाला हूं, उसको भी जरूर कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है 9, देखिए। डायनामिक सिमिलरिटी किसके किसके बीच है, बताइए जरा, डायनामिक सिमिलरिटी किसके किसके बीच। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए, डायमेंशन एनालिसिस का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे पीएसयूज एग्जामिनेशन में आया है, कई सारे पीएसयूज में आया है, जैसे एनटीपीसी में, भेल में, सेल में, स्टील अथॉरिटी में, ओएनजीसी में, भारत पेट्रोलियम में, वेरियस जगह पूछा गया है। तो 9 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को ना, बताओ क्वेश्चन विजिबल है सबको, कोई डाउट हो तो बताइए। 9 का बी कह रहे हैं कि सी कह रहे हैं, अच्छा सी कह रहे हैं, ओके। कुछ लोग डी भी कह रहे हैं, अच्छा ये बड़ा गड़बड़ है, कोई सी कहेगा कोई डी कहेगा, तब बताओ हम कैसे जवाब आप सही दे रहे हो, बताओ। अरे भैया डी कौन बोल रहा है, धनंजय? हाँ, डी कौन कहा, कोई तो डी का, सूर्य प्रताप? नहीं बेटा डी नहीं होगा। डी में तो देखो ऑल ऑफ दीज लिखा है, क्या लिखा है, ऑल ऑफ दीज। भाई ऑल ऑफ दिस कैसे हो सकता है, यहाँ लीनियर डायमेंशन की बात हो रही है, यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, और यहाँ फोर्सेस की बात हो रही है। तो देखो बेटा सूर्य प्रताप, यहाँ पे लीनियर डायमेंशन का मतलब क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की बात कर रहा है।
ये किसकी बात कर रहा है? ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी की। वेलोसिटी वाले का मतलब क्या है? ये किसकी बात कर रहा है? काइनेमेटिक सिमिलरिटी की बात कर रहा है। और तीसरे में क्या है आपका? फोर्सेस की बात कर रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है? डायनामिक सिमिलरिटी की बात कर रहा है। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि आप जो है किस तरह से क्वेश्चंस लगा रहे हैं। वाईफाई बंद हो गया। हाँ जी बिल्कुल। तो करेक्ट क्या होगा इसका दीपक? 9th का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। सूर्य प्रताप का ध्यान कहीं और है, क्योंकि सूर्य प्रताप हमेशा सही आंसर देता है। आज ये गलत आंसर दिया है, जरूर कहीं ध्यान है। बताओ भाई कहाँ ध्यान है सूर्य प्रताप? हाँ, ध्यान नहीं लगाओ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस नंबर? ये ऐसा प्रश्न है, मैं देखता हूँ पीएसयूज के, मैं आजकल थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ज़्यादातर किस तरह के क्वेश्चंस यूपी पीएससी एई में, यूपी पीएससी जेई में या यूपी टीपीएससी जेई में आते हैं। तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने पेपर्स भी निकलवा के देखे। ये क्वेश्चन मुझे बार बार मिलता है, खास तौर पे स्टेट जेई या स्टेट एई में। और ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल रट लो कि मैनिंग कोफिशिएंट जो है ना, मैनिंग कोफिशिएंट वही ऐसा कोफिशिएंट है जो डायमेंशनलेस है। जो क्या है? डायमेंशनलेस है। मैंने इस क्वेश्चन की चर्चा शायद पहले भी एक आध बार करी होगी ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा में जब भी मौका मिलता है मैं कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि मैनिंग कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। किस फॉर्मेट में, किस रूप में आएगा? इसी रूप में आएगा कि भैया बताइए डायमेंशनलेस नंबर कौन सा है निम्न में से? तो आप क्या बता दोगे? मैनिंग कोफिशिएंट जो है वो डायमेंशनलेस नंबर है। अच्छा, एक क्वेश्चन ना और पूछ सकता है कि मैनिंग कोफिशिएंट का रिलेशन किससे है? किसके बारे में बताता है ये? इसका रिलेशन किससे है? संबंध किससे है? ये किसके बारे में व्यक्त करता है? क्या बताता है? बताइए क्या बताता है? बताइए, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं। ये बताता है स्पीड ऑफ द फ्लो, बी बताता है ये लॉसेस के बारे में, सी बताता है ये रफनेस के बारे में, डी बताता है ऑल ऑफ एबव, या नन ऑफ दीज लिख लो, नन ऑफ दीज। और रफनेस जहां लिखे हो वहां फ्रिक्शन भी लिख सकते हो। क्या सही आंसर इसका होगा? ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ये जो मैनिंग कोफिशिएंट है, ये मैनिंग जो कोफिशिएंट है, इस मैनिंग कोफिशिएंट का रिलेशन किससे है? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन कि मैनिंग कोफिशिएंट का रिलेशन किससे है, ये किसके बारे में? इट टेल्स अबाउट, ऐसे आएगा, इट टेल्स अबाउट, किसके बारे में बताता है? बताइए किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट, नहीं वेलोसिटी या फ्लो के बारे में नहीं बताता है। नहीं नहीं, नहीं। इसका सही आंसर है सी पार्ट। रफनेस या फ्रिक्शन के बारे में बताता है। जो आपका मैनिंग कोफिशिएंट है वो किसके बारे में बताता है? रफनेस के बारे में या फ्रिक्शन के बारे में। रफनेस का ही फ्रिक्शन से रिलेशन है, और फ्रिक्शन का रफनेस से है। वेलोसिटी वगैरह के बारे में नहीं बताता ये, ठीक है ना। इट डज नॉट टेल अबाउट द वेलोसिटी और एनी अदर थिंग्स, एनीथिंग एल्स। इट टेल्स अबाउट द रफनेस और द फ्रिक्शन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसके बारे में भी एकदम क्लियर आइडिया आपको रहे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में। समझ में आ रहा है ना? बोलो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये क्वेश्चन है इंपैक्ट ऑफ जेट का। इंपैक्ट ऑफ जेट का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से समझिए कि इंपैक्ट ऑफ जेट वाला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे आप, बताइए।
पढ़ लो पूरा क्वेश्चन पहले ध्यान से, बहुत कुछ ज्ञान भरा है क्वेश्चन में, बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, एक बार ध्यान से पढ़ो जरा। कुल मिलाकर के है क्या, कुल मिलाकर के एक आपका प्लेट है, क्या है, प्लेट है। उसके अलावा क्या है, यहां से एक जेट आ रही है, यहां से एक जेट आ रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे जेट स्ट्राइक कर रही है, ये जेट स्ट्राइक कर रही है, ये जो जेट आ रही है ये जेट क्या करेगी, यहाँ से इस प्लेट पर स्ट्राइक करेगी जेट, समझ में आया ना। तो प्लेट ये है आपका और ये जेट है। तो आपसे कुछ पूछ रहा है, आपसे यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द फोर्स exerted by the jet of water impinging normally on the fixed plate। ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में। बोलो भैया, अच्छा सवाल है ना ये सवाल, ध्यान से देखो, बताओ अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल कभी लगाया था पहले, और बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये। एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, यानी जो आपसे पूछ रहा है बेसिकली वो एफ पूछ रहा है, लेकिन एफ में उसने क्लियर कर दिया है कि हमें नॉर्मली जो फोर्स लग रहा है वो बता दो। कौन सा फोर्स लग रहा है, जो नॉर्मली जो फोर्स लग रहा है हमें वो बता दो। बताओ भाई, एक बार कमेंट करके बताओ यार, ये सवाल सबको समझ में आया कि पूछ क्या रहा है। मैं एक बार हट जाओ स्क्रीन से, ध्यान से देख लो सवाल को ध्यान से देखो, बताओ कि सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डू यू हैव एनी इशू, कोई समस्या हो तो बता दो भैया। ये सवाल किसका है, इंपैक्ट ऑफ जेट का। इंपैक्ट ऑफ जेट, जेट समझते हो ना, जेट समझते हो कि नहीं समझते हो। जब स्ट्राइक होती है, देखा जब धरना वरना देते हैं लोग, तो एक तो वो पानी की बौछार वाली वो गाड़ी आती है, जिससे इतना मोटा पानी का बौछार निकलता है, ऐसे मारते हैं उन जो लोग प्रोटेस्टर्स होते हैं, प्रोटेस्ट करने वाले लोग होते हैं, वो बेचारे गिरते पड़ते रहते। देखा कभी आप लोगों ने, हाँ, अन्ना हजारे जी का जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद अभी जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो वो जो ना जो निकलता है ना होस से, जो आपका ये बड़ा सा एक पाइप रहता है, इसमें से नोजल लगा रहता है, और यहाँ से जो वो पानी की धार निकलती है ना मोटी सी, इसी को हम लोग जेट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जेट। तब ये जेट जो है ना, किसी प्लेट पे जब टकराती है, कोई भी प्लेट होगा, इस प्लेट पर जब भी टकराती है, जो प्लेट है ना, वो प्लेट आपका वर्टिकल भी हो सकता है, प्लेट आपकी इनक्लाइंड भी प्लेट हो सकती है, हो सकता है प्लेट कैसी हो, इनक्लाइंड प्लेट हो। जब इससे टकराएगा ना, उसके बाद की कहानी है ये सवाल। ये सवाल क्या है, उसके बाद की कहानी है कि जब टकराएगा तो फिर क्या होगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, इसके बाद का सवाल है ये। कितना लगेगा निकालो भाई। Fx इज इक्वल टू Fn पूछा है, मतलब Fn मतलब नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो पूछ रहा है आपसे। चलिए नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, देखते हैं जरा कितना होगा। बताइए भाई कितना होना चाहिए, कुछ लोग को आइडिया है। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, Fx में क्या पूछा है, Fx में Fn पूछा है, बोलो क्या पूछा है, Fn पूछा है ना। तो Fn क्या होना चाहिए बताओ, ये होता है m डॉट यानी मास फ्लो रेट, v देखो v क्या है ना, v जो जेट से टकरा, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे ना, क्या लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी किसकी लेंगे, जेट का और प्लेट का। यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेट यहाँ रेस्ट में है। किसी सवाल में हो सकता है कि प्लेट रेस्ट में ना रहे, किसी सवाल में यह भी हो सकता है कि प्लेट रेस्ट में ना रहे। यहाँ प्लेट रेस्ट में है, और अगर प्लेट रेस्ट में है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 रख देंगे। अभी बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए Fn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fn मतलब क्या है, नॉर्मल। n किसको डिनोट कर रहा है, नॉर्मल। F तो फोर्स है ही है, और m डॉट यहाँ पे है, मतलब मास फ्लो रेट, कितना मास बाहर निकला, कितना मास बाहर निकला, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, हाउ मच मास इज एक्सट्रैक्टिंग, हाउ मच मास इज डिस्चार्जिंग फ्रॉम द जेट। ठीक है ना, ये हम लोग को निकालना है। इतनी बात समझ में आ रही है आई थिंक। तो वी जेट क्या है बताओ, वी जेट की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा। वी जेट की वैल्यू चलो हम लोग मान लेते हैं, लेट वी जेट इज इक्वल टू वी, एंड लेट वी जेट इज इक्वल टू वी, मान लेते हैं वी। और वी प्लेट की वैल्यू क्या है, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, 0 मान नहीं लेते, 0 है, 0 मान नहीं लेते, 0 है। अरे तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं, एक बार जरा कमेंट करके बताओ यार कि तुम लोग समझ रहे हो, मैं कैसे समझाऊं।
मैं ऐसे समझाऊंगा, ये देखो ये है तुम्हारा प्लेट, ये तुम्हारा प्लेट है, और जेट मान लो यहां से निकल रहा है। जरा इसका पानी बाहर फेंक दीजिएगा, इसका पानी बाहर फेंक दीजिए। ये देखो जेट निकल रहा है, जरा समझो इम्पैक्ट ऑफ जेट। तुम लोग को कठिन तो नहीं लगता है, बड़ा आसान चीज है, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहां से ये जेट है, देखो इसमें दिख रहा है ना, ये जेट है। तो देखो जब जेट से पानी निकलेगा, यहां से धार निकलेगी, तो इस पे स्ट्राइक करेगा ना, इस पे स्ट्राइक करेगा ना। बोलो यार, अगर इसको हमने फिक्स कर रखा है, अगर हमने इसको फिक्स कर रखा है, तो जब ये धार जाएगी तो प्लेट मूव थोड़े करेगा। अरे समझ रहे हो ना, इस पे प्लेट मूव थोड़े करेगा, धार जाएगी, ऐसे धक्का मारेगी, कैसे धक्का मारेगी, ऐसे धक्का मारेगी, ऐसे ऐसे। लेकिन प्लेट तो फिक्स है, तो प्लेट जहां है वैसे ही रहेगा। अगर प्लेट भी मूव करता, सोचो 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 जरा, धार इधर से आ रही है ए ऐसे, और प्लेट भी मूव कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तब भी टक्कर होती, तब भी टक्कर होती। देखो धार ऐसे प्लेट ऐसे, तब भी टक्कर होती, धार ऐसे प्लेट ऐसे, तब भी टक्कर होती। बट वहां रिलेटिव वेलोसिटी से होती, वहां एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता। तो जो मैंने लिखा है ना, वो मैंने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखी है। जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ ना कि तब जो है देखो ऐसे जाता, ये ऐसे जाता, ये ऐसे, मतलब ये प्लेट भी मूव कर रहा है, प्लेट भी मूव कर रहा है, और धार तो आ ही रही है इस पे जेट तो आ ही रहा है, ऐसे धक्का मारता। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ कुल मिलाकर के बात क्या है, कुल मिलाकर के बात ये है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई। कुल मिलाकर के बात ये है बच्चों कि यहाँ पे प्लेट की वैल्यू कितनी हमने रख दी, v ले ली, सॉरी जेट की वेलोसिटी क्या ले ली, v ले ली, और जो प्लेट की वेलोसिटी है वो क्या है, 0। प्लेट की वेलोसिटी 0 मान नहीं ली, प्लेट की वेलोसिटी 0 है। जैसे मान लो ये बोर्ड है हमारा, ये प्लेट है, वहां से एक धार आ रही है, आके धक्का मार रही है, इसको धक्का मार रही है, तो ये तो 0 ही नहीं, कहीं जा थोड़ी रहा है। समझ आ रहा है ना। मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन आप लोगों को ना इम्पैक्ट ऑफ जेट, आपको आनंद आ जाएगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है क्या। चलिए तो ये हुआ m डॉट। m डॉट के बाद कितना आ गया, इसके आगे कितना आ गया बोलो तुम लोग। अब तो आंसर निकाल लिए होगे, स्मार्ट लोग हो तुम लोग। v जेट को हमने v रख दिया, बताओ यार। अब देखो m डॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो ए वी, और पहले से है v, तो कितना हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर। कितना आ गया, रो ए वी स्क्वायर। अब समझो सवाल में है ट्रिक, अब समझना सवाल में है ट्विस्ट। क्या है, ट्विस्ट। जैसे लाइफ में ट्विस्ट होता है बहुत सारे ना, सवाल में भी ट्विस्ट रहता है भैया। सवाल बनाने वाले ने लगाया दिमाग, सवाल बनाने वाले ने दिमाग किनके लिए लगाया, खास तौर पे उनके लिए लगाया जो बच्चे रटने में बहुत रुचि रखते हैं। कुछ हमारे बच्चे होते हैं और रटने में इतने दक्ष होते हैं, उनकी बड़ी रुचि होती है रटने में। भैया वो ना ये फॉर्मूला रट के बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे मैंने बच्चे देखे कि फॉर्मूला रट के बैठे हैं। सवाल वाले ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अरे समझ में आ रहा है, थम्स अप करके बताओ बात समझ में आ रही, मजा आ रहा है कि नहीं। सवाल वाले ने थोड़ा दिमाग लगाया, उसको पता है कि जैसे ही मैं पूछूंगा, उसको पता है जैसे ही मैं पूछूंगा कि ये है प्लेट, ये है प्लेट, और ये है जेट, ये है प्लेट, ये है जेट, ये हमारा नोजल है, यहां से पानी आ रहा है, यहां से धक्का मारेगा। जैसे ही मैं पूछूंगा कि एफ नॉर्मल निकाल दो, सवाल वाले को, एग्जामिनर को सब पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, एग्जामिनर भी तो पहले स्टूडेंट था, तो सास भी कभी बहू थी, वो वाला चक्कर है। अब एग्जामिनर भी स्टूडेंट था, उसको पता है कि जो बच्चा है ना वो बड़ा स्मार्ट है, रट के बैठा हुआ है। तो जैसे ही मैं पूछूंगा बताओ, तो वो कहेगा इसका आंसर है एफ एन इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। क्या आंसर है, एफ एन इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। अब उसने थोड़ा टहला दिया, क्या टहलाया बताओ, ऑप्शन में कहीं है रो ए वी स्क्वायर, ऑप्शन में कहीं है, बोलो 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 बोलो, रो ए वी स्क्वायर ऑप्शन में कहीं है, नहीं है। रो ए वी स्क्वायर ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है, उसने वो विकल्प ही नहीं दिया जिस विकल्प को आप पहचानते थे। ठीक है ना, बात एक ही है, उसी बात को आप कैसे कहते हैं, यही सारा खेल है एग्जाम क्रैक करने का। तो उसने थोड़ा टहला दिया। अच्छा, अब जो आपका एग्जामिनर है उसने आपको टहलाया, तो हम आपको पहले से ही इतना टहला कर रखेंगे कि एग्जामिनर चाहे जितना टहलाए, हमसे एक बार आप टहल लेंगे तो एग्जामिनर से टहलने की दिक्कत नहीं आएगी। जो ट्रेनिंग होती है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट होनी चाहिए, तो डिफिकल्ट ट्रेनिंग करेगा वही तो बड़ा काम करके आएगा। बात समझ में आया। चलो, तो हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम यहाँ जी से गुणा कर देते हैं और जी से भाग कर देते हैं। कर सकते हैं कि नहीं भाई, जी से गुणा भी कर दें और जी से हम भाग भी कर दें, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या में गुणा और भाग दोनों संक्रियाएं एक साथ करी जाएं
तो उसका गुणात्मक मान या उसका आंकिक मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारे एक पंडित जी थे, गुरु जी थे, उन्होंने कक्षा 9 में पढ़ाया था। उन्होंने कहा बेटा गणेश, अगर x में 5 से गुणा करोगे और x में 5 से डिवाइड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुरु जी की बात मुझे याद आ गई। चलो अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो जी ए वी स्क्वायर बाई जी। रोजी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, मजा आ रहा है कि नहीं। रोजी क्या हो जाएगा, रोजी हो जाएगा स्मॉल डब्लू। रोजी क्या हो गया, रोजी हो गया स्मॉल डब्लू, रोजी हो गया स्मॉल डब्लू। तो एफ एन की वैल्यू क्या आ गई, बताओ एफ एन की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल डब्लू ए वी स्क्वायर बाई जी। ये शायद कोई ऑप्शन बनाया होगा उसने, मुझे लगता है एग्जामिनर साहब ने कोई न कोई ये ऑप्शन जरूर बनाया होगा, रो ए वी स्क्वायर बाई जी। क्योंकि तुम कितना सोच सकते हो हमको भी तो पता है ना, हम भी तो यही कर रहे हैं। एग्जामिनर जो है वो 2 साल 4 साल 5 साल से पेपर सेट कर रहा है, और वो तो साल भर में एक बार पेपर सेट करता है, 2 बार करता है, वो भी पेपर सेट करने का पैसा लेता है अच्छा खासा। और हम तो सुबह शाम दिन रात 24/7 पिछले 10 साल से मैकेनिकल ही पढ़ा रहे हैं, हम भी तो पेपर सेट कर रहे हैं, तो हमको ही पता है कि तुम पूछ कहां से सकते हो। देखो रो ए वी स्क्वायर बाई जी जरूर होगा, रो ए वी स्क्वायर बाई जी, देखो मिल गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखा ना, तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दिमाग में यह भी रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसे आएगा, वो किस तरह से पूछेगा। मजा आया कि नहीं ये सवाल लगा के, बढ़िया सवाल है ना, बोलो। इम्पैक्ट ऑफ जेट पे जो सवाल बनते हैं ना, अमूमन मान के चलिए 5% बच्चा सही करके आता है। ये ऐसा टॉपिक है जो माट साहब लोग पढ़ाते ही नहीं है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ जेट बेचारा बड़ा जो है उसके साथ सौतेला व्यवहार है, लेकिन हम लोग किसी दिन ना इम्पैक्ट ऑफ जेट पे ही क्लास रख देते हैं और पूरा आपको समझा देते हैं कि प्लेट मूव कर रहा है तब क्या होगा, प्लेट स्थिर है तो क्या होगा, तमाम सारे कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। मज़ा आ गया हो तो थम्स अप करके मुझे सूचना दें, मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, कुल मिलाकर के ये जो सारी चीजें हैं ना, ये टरबाइन का पार्ट है। कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो है टरबाइन का पार्ट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टरबाइन के फंक्शनिंग के समय, टरबाइन्स के समय जो वाटर हैमर की प्रक्रिया होती है, जो वाटर हैमर की फिनोमिना होती है, वो कहाँ होती है। संडे है, संडे को इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ना है बच्चों को। कल नहीं बेटा, कल नहीं, किसी और दिन पढ़ा दूंगा। अब संडे मंडे की दिक्कत नहीं है, मैं शाम वाम में क्लास लेके तुम लोग करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को कल आप लोग चाहते हो क्या क्लास, मेरी क्लास आप चाहते हो क्या। कल मैं सोच रहा था कि आराम कर लेता हूं। हाँ, क्यों, आप लोग क्या चाहते हो, कल मैं अपनी क्लास रख दूं। मैं अगर कल क्लास रखूंगा, वैसे रखा ही हूं 8 बजे क्लास, और कहिए तो फिर कल नहीं किसी और दिन में रखता हूं। 12 का आंसर आना शुरू हो गया। पेन स्टॉक में, अरे भैया वाटर हैमर की कहाँ, वाटर हैमर कहाँ होगा, पेन स्टॉक में होगा। ये कौन लोग हैं जो सर्च टैंक बोल रहे हैं, सर्च टैंक होगा क्या। वैसे वाटर हैमर तो सर्च टैंक में भी होता है, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। वाई नॉट, वाई नॉट, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बट कहीं कहीं बुक्स में अगर सर्च टैंक भी दिया रहेगा वाटर हैमर का, लेकिन सर्च टैंक करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तार्किक बात नहीं है सर्च टैंक वाटर हैमर लगाना। बोलो, कुछ बुक्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज आप चाहते हैं, बिल्कुल हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, कल की क्लास की जो भी सूचना होगी मेरी वाली क्लास की ना, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो भेज दी जाएगी। बात समझ में आया ना। चलिए 13 की तरफ आगे बढ़े। द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ स्पीड रेशियो ऑफ कैप्लान टर्बाइन, बड़ा विवादित सा क्वेश्चन होता है। इसमें कई बार ना अलग अलग बुक्स अलग अलग दे देती हैं, अलग अलग एग्जाम अलग अलग आंसर मान लेते हैं, बट ठीक है, आप जरा देख के बताएं आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा। हालांकि इसमें तो बहुत टेंशन नहीं है, इसका आंसर तो दूर से दिख रहा होगा, एकदम चमक रहा होगा हीरे की तरह। बताइए क्या आंसर है भैया, क्या है 13 का आंसर, 13वां क्वेश्चन है ना। स्पीड रेशियो की वैल्यू पूछा है, स्पीड रेशियो की वैल्यू पूछा है, कितना होता है, रटो नहीं इसको, इसको रट लो तुम लोग।
इस सवाल को रट लो। क्या कर लो? रट लो, कोई तरीका नहीं दूसरा, भूल जाओगे बाद में। हाँ देखो, कोई सी कहेगा, सभी अभी ए बी सी डी चारों ऑप्शन तुम लोग बताओगे, मुझे पता है। इतने महान छात्र हमने दुनिया में नहीं देखे, किसी को तो निराश नहीं करते हैं, चारों विकल्पों को खुश रखना चाहते हैं, जीवन में भी और प्रश्न में भी, कि हर कोई खुश रहे, कोई क्यों निराश हो। हाँ, बोलो यार क्या आंसर होगा, बाकी लोग भी बताओ। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कैप्लान टरबाइन के लिए पूछा है, कैप्लान टरबाइन के लिए, पेल्टन व्हील के लिए नहीं पूछा है, ध्यान देना। पेल्टन व्हील के लिए नहीं पूछा है, कैप्लान के लिए पूछा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पेल्टन व्हील के लिए नहीं पूछा है, पेल्टन व्हील के लिए नहीं पूछा है। पेल्टन व्हील के लिए 0.5 से 0.45 से 0.5 तक, 0.45 से 0.5 तक किसके लिए होता है? ये पेल्टन व्हील के लिए होता है। कैप्लान के लिए पूछा है, कैप्लान के लिए वैल्यू होती है स्पीड रेशियो की 2। समझ में आया? चलिए 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 का आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? इट शुड बी सी ना। 14 के बाद 15 का क्या होगा? अच्छा 15 कुछ नहीं है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये आ गया। इसका मतलब कि सवाल पीपीटी इस तरह का, इस बात का इशारा दे रही है कि मेरा समय समाप्त हो गया है, घड़ी भी इशारा दे रही है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स वाली क्लास जो 4 बजे से होती है मैकेनिकल वाले बच्चों, आज भी मैं नहीं ले रहा हूं, मैं थर्मो वाली क्लास रिज्यूम करूंगा मंडे से, ठीक है ना। तो थर्मो वाली क्लास मैं मंडे से लूंगा, बट क्लास होगी आपकी, प्रोडक्शन वाली क्लास चलेगी। शिवेन सर विल कंटिन्यू द क्लास, शिवेन सर क्लास लेंगे। मैं थर्मो आपको मंडे से फिर से कराना स्टार्ट करता हूं। आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।